Assalamu alaikum viewers. This is the lecture from topic 253 to topic 262. Starting from a clean approach to reflective practitioner. Clean approach का क्या aim है? The clean approach to reflective practitioner aims to facilitate reflective practitioners to improve their practice. Clean approach of RV basically इसका purpose है कि ये reflective practitioner को help करती है in order to improve their practical experience. अब दो तरीके से वो इम्प्रूव कर सकते हैं. नंबर वन, enhancing the effectiveness of their reflection. Second one, by deep understanding and deep thinking. When they'll use the deep understanding and deep thinking while they are reflecting, then they can be able to put their reflection into their practical life. जिसे हम सेल्फ मॉडलिंग कहते हैं. देन लॉले एंड टॉम्किंस, इसने एक मॉडल दिया रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के लिए, और इट कंटेन्स टू पैरेलल प्रोसेसेस. वो कौन कौन से? नंबर वन, एक्सटर्नल बिहेवियर इन विच इवेंट इज इंक्लूडेड, एंड द इंटरनल बिहेवियर, इसमें एक्सपीरियंस आता है. इवन वो या इंसिडेंट जो विच लीड्स टूवर्ड्स द प्रॉब्लम एक्सपीरियंस. और इसमें वर्बल नॉन वर्बल दो पार्ट्स हैं, जबकि इंटरनल बिहेवियर में स्टेट एंड स्ट्रेटजी दो पार्ट्स आ जाते हैं. नेक्स्ट, देयर आर 5 कंपोनेंट्स इन लॉले एंड टॉम्किंस मॉडल. व्हाट आर दोस 5 कंपोनेंट्स? द रिफ्लेक्शन, सबसे पहले आप रिफ्लेक्ट करेंगे विच एवर वट एवर यू विल एक्सपीरियंस. देन आप उससे कोई आउटकम, डिजायर्ड आउटकम आपका आएगा, और उस आउटकम के बेस पर आप प्लान करेंगे, एक्शन प्लान जिसे हम कहते हैं, जिसे आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एंड इन रिस्पॉन्स आपको फीडबैक मिलेगा. Here is a diagrammatic representation of Lanier and Tompkins model in which these 5 steps are mentioned. कि आपने कोई इवेंट एक्सटीरियर एक्सटर्नल बिहेवियर से एक्सपीरियंस आपने एनकाउंटर किया, और आपके पास उसके अगेंस्ट फीडबैक आया, इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है. आप उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे. फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट पर आप रिफ्लेक्शन होगी. रिफ्लेक्शन के बाद आपके पास डिजायर्ड आउटकम आएगा, और उस आउटकम की बेस पर आप फ्यूचर प्लान करेंगे, एक्शन प्लान करेंगे कि आप कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई करके वो जो आपने एक्सपीरियंस किया है उसमें जो फ्लॉज है उसको रिमूव कर सकते हैं. देन कंपेयरिंग द मॉडल्स. यहाँ पर लॉनी और टॉमकिंस मॉडल को कोल इक्विवेलेंट के साथ कंपैरिजन किया हुआ है. सबसे पहले तो डिस्टेंस स्ट्रेटजीज क्या है फॉर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस. इसके 3 रोल्स हैं. व्हाट आर दोस? द ड्रीमर, द रियलिस्ट एंड द क्रिटिक. अब नीचे यहाँ पर इन्होंने कंपैरिजन दिया लॉनी एंड टॉमकिंस का कोल इक्विवेलेंट के साथ. लॉनी एंड टॉमकिंस के आपने वो 5 पॉइंट्स रखने, माइंड में रखने हैं, जो 5 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें है व्हाट हैपेंड एक्सटर्नल या इंटरनल बिहेवियर से, व्हाट हैपेंड एंड व्हाट वाज एक्सपीरियंस, हुआ क्या और एक्सपीरियंस क्या हुआ. नेक्स्ट पे आप रिफ्लेक्ट कर रहे थे, व्हाट इज द मीनिंग गिवन टू दिस, कि आपने रिफ्लेक्ट किया, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं. देन यू विल अराइव एट सम आउटकम. आउटकम के बाद आपने उससे कंक्लूड किया या वैल्यूएट करके अब आप फ्यूचर प्लान. व्हाट हाउ आर 1A एंड 1B इवैल्यूएटेड मींस कि व्हाट यू हैव इवैल्यूएटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस यू हैव एनकाउंटर्ड. दिस इज लॉनियर टॉमकिंस मॉडल. जबकि कोल इक्विवेलेंट मॉडल में ये लॉनियर टॉमकिंस मॉडल के 5 कंपोनेंट्स, जबकि कोल इक्विवेलेंट के ये 4 कंपोनेंट्स हैं, जिनमें एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आता है. इन द नेक्स्ट पेज they have compared another model with the Loney and Tompkins model. This one, a distance strategy. Distance strategy Loney and Tompkins again वही वाले 5 components हैं, और distance strategy के अभी आपने ऊपर पढ़े हैं dreamer, realist and critic. These are the 3 components of distance strategy. Then next, self-directed learning. What is self-directed learning? आप खुद जो इन्फोर्स करेंगे, आप बाय योर ओन विल आप लर्निंग की तरफ अगर डायरेक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप मोटिवेट हो रहे हैं टुवर्ड्स लर्निंग, दैट इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच द लर्नर एज्यूम्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग. जिसमें लर्नर इटसेल्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा होता है प्लानिंग की, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड देन फाइनली उसको इवैल्यूएट करने की उसको वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहा होता है. This is the self-directed learning. Self-directed learning, the learner chooses what to learn. इसमें learner itself choose कर रहा है कि उसने क्या सीखना है, कैसे सीखना है, और डिसाइड कैसे करना है to continue that learning up till end point तक वो itself और डिसीजन करता है to learn. Then goals for reflective practice क्या है? The number one goal is it enhances the ability of teachers to be more self-directed. ये टीचर को हेल्प करता है कि वो ज़्यादा self-directed हो, कि itself वो motivated हो towards learning.
and it also build up the transformational learning, then it promotes social action, and उसके अलावा ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या डिसीजन स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग या पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग स्किल भी इन्हांस करता है इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर. Then reflective practitioner can use SPL, so self-directed learning. STL is self-directed learning to develop both skills and attributes. उसके अलावा skills और attributes दोनों promote होते हैं, develop हो रहे होते हैं, build up होते हैं. Then better plan, carry out and evaluate their own learning. The teacher are able to carry out their own and evaluate their own learning by using when they reflect or when they'll be used to have a reflective practice. The reflective practitioner is self-directed. जो self-directed reflective practitioner होता है वो fully और freely और very confidently, very geniusly participate करता है in every dialogue. And then self-directed learning, ये कुछ MCQs हैं. Key component of 21st century skills है. It was listed in the key components of 21st century skills. Then it intricately linked to lifelong learning. ये lifelong learning के साथ इसका लिंक है और एज ए डिमांड फॉर मॉडर्न सोसाइटीज में सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को ज़्यादा डिमांड किया जाता है, जैसे यूनेस्को हो गया, OECD हो गया. ये MCQ आ सकता है आपका. फॉर द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज, अब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग फॉर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर क्या है? इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, पर्सनल एस्पेक्ट है और ये एक ऑनरशिप होती है टुवर्ड्स लर्निंग. सेल्फ मैनेजमेंट, आप सेल्फ अपनी खुद से मैनेज कर रहे होते हैं, आपके अंदर इतनी एबिलिटी होती है दैट यू कैन मैनेज योर सेल्फ, मैनेज योर लर्निंग, मैनेज योर स्किल्स. एंड देन सेल्फ मॉनिटरिंग, आप सेल्फ मॉनिटर कर रहे होते हैं टू हैव चेक एंड बैलेंस. एंड देन एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, फर्दर जो आप लर्न कर रहे हैं उसको मजीद इन्हांस करते हैं बाय यूजिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस. तो दीज आर द 5 आप जो कर सकते हैं गोल्स फॉर सेल्फ लर्निंग. सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, अब ये फर्स्ट टू लर्निंग प्रोसेस है, पर्सनैलिटी एक्सपेक्ट है, इसको अब फर्दर एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन बाकी सारे पॉइंट नीचे एक्सप्लेन किए हुए हैं. ऑनरशिप ऑफ लर्निंग का क्या मतलब है? द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनल एटीट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट टू STL. टीचर्स हु टेक पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी इन लर्निंग हैव ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग. जो सेल्फ पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी इसको लेता है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को, ऑब्वियसली ही इज ऑनरशिप ऑफ हिज लर्निंग. देन सेल्फ मैनेजमेंट एंड इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है फॉर द इंडिविजुअल टीचर. इसमें वो अपनी नीड्स आइडेंटिफाई करता है, लर्निंग रिसोर्सेज, इम्प्लीमेंटिंग लर्निंग एक्टिविटीज, वैल्यूएटिंग लर्निंग आउटकम्स को गो थ्रू करता है. देन सेल्फ मॉनिटरिंग, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बोथ कॉग्निटिव मेटा कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को देखता है व्हाइल ही इज डूइंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस. देन एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, फर्दर लर्निंग को इन्हांस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फर्दर स्टेप बाय स्टेप जो उसकी लर्निंग है वो इम्प्रूव होगी. द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हैज टोटल कंट्रोल अबाउट द चॉइस ऑफ व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू इवैल्यूएट लर्निंग. उसका ओवरऑल कंट्रोल होता है इन तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग पे. देन सम पॉसिबल बिहेवियरल इंडिकेटर्स क्या हैं व्हाइल यूजिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर? बिहेवियरल इंडिकेटर जो आपके जो प्रैक्टिस है या प्रोफेशनल लाइफ है उसमें क्या चेंज आता है? The number one, teacher identifies, determines and articulates on learning goals. वो itself articulate कर सकता है, determine कर सकता है, find out कर सकता है अपने goals को, learning goals को. Then he identifies learning tasks to achieve the goals. अब वो उन goals को achieve करने के लिए कौन से steps हैं उसको follow करने चाहिए, he can identify that. Then challenges, teacher challenges self for achievement of learning goals. itself वो अपने आप को challenge करता है कि वो इस goal को achieve करेगा. Then he also generates some questions and relevant inquiries to achieve those goals. Then he also explores a range of possibilities and make decisions. और वो different possibilities या strategies या decisions को explore करेगा और decisions वो लेगा ताकि जो उसने अपने गोल सेट किए हैं वो उसको मैक्सिमम अचीव कर सके. सेल्फ प्लान कर सकता है, वो सेल्फ मैनेज करेगा, टाइम अपने टाइम को सेल्फ मैनेज करेगा टू अचीव हिज गोल्स. क्रिटिकली रिफ्लेक्ट ऑन लर्निंग एंड इनिशिएट्स गैदरिंग ऑफ फीडबैक, और फीडबैक गैदर करने के लिए वो इनिशिएटिव स्टेप्स लेगा. टीचर अप्लाइज लर्निंग इन न्यू कॉन्टेक्स्ट, उसके अलावा टीचर न्यू कॉन्टेक्स्ट में भी अपनी लर्निंग को अप्लाई करता है कि वो न्यू इनोवेटिव आइडियाज की तरफ मूव ऑन करता है. देन dimensions, 3 dimensions है critical thinking की. Critical thinking, the number one analysis of focusing on teaching quality. कि first teaching quality पर का analysis किया जाए by using critical thinking. then analysis of thinking by focusing on standards. ये मैंने same color highlight किया है, ये actually
सारा मिक्सअप हुआ था। तो analysis of thinking by focusing on standards, then improvement of thinking by using what the parts you learned, कि आप अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करेंगे किससे, जो आपने लर्न किया, जो आप सीखेंगे उससे आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। Then education as a concept defines a set of higher order goals, but actual school learning typically culminates in set of lower order results. अब जो एजुकेशन है वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप करती है कि हायर ऑर्डर गोल्स हो, हायर ऑर्डर थिंकिंग हो, बट जो स्कूल लर्निंग है, जो टिपिकली स्कूल लर्निंग आजकल स्कूल्स में चल रहा होता है, उसमें ये होता है कि लोअर ऑर्डर रिजल्ट्स है उसी को सेटिस्फाई करके बस स्टूडेंट्स को कहा जाता है, इंकरेज कर दिया जाता है कि ठीक है, दिस इज गुड, सो दैट in general क्या कहा जाता है, students begins to think critically by reflective practice and by following all the rules and regulations in order to reflective practice। जो टीचर है उसकी जो वो तमाम स्ट्रेटजीज जो अप्लाई कर रहा है while he is reflecting, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, फाइनली आउटकम क्या आता है, स्टूडेंट बिगन टू थिंक क्रिटिकली, स्टूडेंट क्रिटिकली थिंक आउट करता है और डिसिप्लिन और सेल्फ डायरेक्टेड वे में। द ऑब्स्टिकल इज दैट, और इसमें एक ऑब्स्टिकल रुकावट क्या आती है कि मैनी टीचर्स मेक असम्पशंस अबाउट इंस्ट्रक्शन नॉलेज लर्निंग दैट आर इनकम्पैटिबल विद हायर ऑर्डर थिंकिंग। HOT इज अ हायर ऑर्डर थिंकिंग कि टीचर इटसेल्फ इमेज बना लेता है, एज्यूम कर लेता है कि इंस्ट्रक्शन या नॉलेज या लर्निंग जो चल रही है दैट इज ओके। ये एक ऑब्स्टिकल होता है इन स्टूडेंट्स लर्निंग। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस न्यू सेट ऑफ assumptions देता है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हमें जरूरत है। वाई? बिकॉज ऑफ डीप सीटेड nature of the changes needed and the depth of resistance that can be expected. In order to overcome all these circumstances, we need to reflect our practice. Then conceptualizing higher order thinking. Higher order thinking का क्या मतलब है, इसका concept क्या है? The fundamental problems in a school which are to be faced, they are the fragmentation and lower order learning. ये है fragmentation है, लोअर ऑर्डर लर्निंग है। फ्रेगमेंटेशन जो आपका अपना कॉन्सेप्ट है वो टोटली बिखरा होता है, आप क्लियर नहीं होते अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स। लोअर ऑर्डर लर्निंग है, उसके अलावा देयर इज टू लिटिल कनेक्शन एंड इन डेप्थ आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनको टॉपिक नहीं पढ़ाए जाते, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग एबिलिटीज या लर्निंग स्किल्स इन्हांस नहीं होती। फ्रेगमेंटेड लिस्ट डोमिनेट करिकुला के, फ्रेगमेंटेड लिस्ट टोटली हैफजर्ड सा सिलेबस अगर होगा वो करिकुलम को डोमिनेट कर जाएगा। फ्रेगमेंटेड टीचिंग डोमिनेट्स इंस्ट्रक्शन, फ्रेगमेंटेड टीचिंग होगी वो इंस्ट्रक्शन को डोमिनेट कर जाती है कि इंस्ट्रक्शन उसमें बर्तरी हासिल कर जाती है, जबकि जो इफेक्टिव लर्निंग है वो पीछे रह जाती है। फ्रेगमेंटेड रिकॉल डोमिनेट्स लर्निंग, जो फ्रेगमेंटेड रिकॉल है वो लर्निंग को डोमिनेट कर जाती है। ठीक है, करिकुलम को डोमिनेट किया फ्रेगमेंटेशन ने, फ्रेगमेंटेड टीचिंग इंस्ट्रक्शन पर डोमिनेट करेगी और फ्रेगमेंटेड रिकॉल जो है वो लर्निंग पर डोमिनेट कर जाएगा। अब इस सब में मिसिंग क्या चीज़ है? कोहेरेंस नहीं है, कनेक्शन नहीं है, या डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग या इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हायर ऑर्डर थिंकिंग ही डेवलप नहीं होती, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती। इसके आगे ये तो दो कोर्स है एलन शॉशनफेल्ड के और एलन के। All too often, we focus on a narrow collection of well-defined tasks and train students to execute those tasks in a routine, not algorithm fashion. कि हम जो फोकस कर रहे हैं नैरो कलेक्शन पर हम फोकस कर रहे हैं, वेल डिफाइंड टास्क है आपके पास, हमें उसके जो नैरो कलेक्शन या फिर हमें उसे बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहिए, जो स्टूडेंट्स को ट्रेन करेगा टू एग्जीक्यूट देयर टास्क, उन टास्क को वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। देन वी टेस्ट द स्टूडेंट्स ऑन टास्क, फिर हम स्टूडेंट को उन टास्क की बेस पर टेस्ट करते हैं दैट आर वेरी क्लोज टू द वंस दैट हैव बीन थॉट। इफ दे सक्सीड ऑन दोस प्रॉब्लम्स वी एंड दे कांग्रेचुलेट, अगर वो उन प्रॉब्लम पर सक्सीड कर जाते हैं, पास हो जाते हैं, हम उनको कांग्रेट करते हैं एंड द फैक्ट ऑन द फैक्ट दैट दे हैव लर्नड सम पावरफुल मैथमेटिकल टेक्निक्स, तो इस पर उनको अप्रिशिएट किया जाता है। देन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मेंशन है यहाँ पर। स्टार्ट में अगेन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का इंट्रो दिया हुआ है। इज अ क्योर फॉर रोबोटिक लोअर ऑर्डर लर्निंग व्हिच इज इंक्रीजिंग कॉमन मोड ऑफ लर्निंग इन एवरी एरिया ऑफ सब्जेक्ट। एनीहाउ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कैन वर्क टू इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स किस लिए काम कर रहे होते हैं? तो स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव कर सकें, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो।
अब ये किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग स्टूडेंट थिंकिंग, स्टूडेंट की थिंकिंग इम्प्रूव करके। अब वो कैसे की जा सकती है? वी कैन इम्प्रूव स्टूडेंट थिंकिंग ओनली बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड इंसेंटिव्स फॉर देम टू थिंक। हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कॉन्सेप्ट्स उनके सामने रखें कि वो इटसेल्फ उस चीज को सोचना शुरू कर दें। Then we can put these opportunity incentives to think only। किस तरह से अब हम ये इनके सामने रख सकते हैं इस तरह के concepts? If their teachers have time to thoughtfully redesign instruction, अगर तो वो उनके जो टीचर्स हैं वो एक अच्छा टाइम अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिस में से एक स्पेसिफिक टाइम निकालें और थॉटफुली इंस्ट्रक्शन को या जो अपने लेक्चर डिलीवर करेंगे उसको रीडिज़ाइन करें। तो इस तरह से वो बीच में कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी लेक्चर प्रिपेयर करें, बीच से क्वेश्चन बनाकर रखें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के स्टूडेंट्स के को पुट ऑन किए जाएं, वो उस पर कॉन्सेप्ट उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या उसकी लॉजिक्स है उसको सोचें। देन वी कैन गिव टीचर्स टाइम आउट। और इस तरह के थॉटफुली रीडिज़ाइन इंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं कि उन्हें प्रॉपर टाइम दिया जाए टीचर्स को, ताकि वो इस तरह के इंस्ट्रक्शन रीडिज़ाइन कर सकें। उसके अलावा वी कैन रिड्यूस ऑब्सेशन टू कवर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर। उसके अलावा हम जो ह्यूज अमाउंट ऑफ सिलेबस है उसको भी हम रिड्यूस करके जो उसमें से जो करिकुलम, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एक्चुअल लर्निंग जिससे हो सकती है, उनको प्रेफरेंस दी जाए। If the curriculum is restructured to focus on basic concepts, understanding and abilities, then we can restructure the curriculum to focus on basic concepts, understandings। कि हम restructure कैसे कर सकते हैं? basic concepts, understanding और abilities पर focus करके। and all these leads towards higher order thinking development in the students। then assumptions of teachers क्या होती हैं? teachers की क्या assumption होती हैं teaching की? what lies behind uncritically held assumptions? के students learn how to think when they know what to think। के स्टूडेंट लर्न करता है कि उसे कैसे सोचना है, उसे पता क्या है और उसको क्या सोचना है। The knowledge can be given directly to students without their having to think it through for themselves। कि अब अगर क्रिटिकली थिंक नहीं किया जाए तो टीचर्स की क्या assumptions होती हैं कि नॉलेज जो है डायरेक्टली स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए जाए। So that the process of education in a sense the process of storing content in the head like data in a computer। कि जिस तरह बस एक लेक्चर दे दिए जाए कंप्यूटर में, बस उनको एक डाटा फीडअप कर दिया जाता है। इस तरह से अगर टीचर की कंसर्न है कि बस स्टूडेंट को हमने सिलेबस कवर करवाना है तो दैट विल गो बियॉन्ड द हायर ऑर्डर थिंकिंग, बल्कि ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट करेगा। दैट क्वाइट क्लासेस अनदर थिंकिंग क्या है, ये अनदर एग्जाम्पशन क्या है? क्वाइट क्लासेस विद लिटिल स्टूडेंट ऑफर एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। कि क्लास में खामोशी जो है वो स्टूडेंट लर्निंग को प्रमोट करती है, जबकि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स जितना एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे, उनकी लर्निंग स्किल्स इंप्रूव होगी, क्रिटिकल थिंकिंग उनमें डेवलप होगी। The students gain significant knowledge without seeking or valuing it, and the material should be presented from the point of view of the one who knows। कि मटेरियल जो स्टूडेंट को प्रेजेंट किया जा रहा है वो बस एक ही सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको प्रेजेंट कर दिया जाए। दिस इज नॉट गुड। दैट सुपरफिशियल लर्निंग कैन लेटर बी डिफरेंट। तो ये सोचा जाता है कि जो सुपरफिशियल लर्निंग हम स्टूडेंट को दे रहे हैं वो बाद में डीप हो जाएगी, इन डेप्थ उस पर सोच लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जब तक हम खुद उनको बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं करवाएंगे वो कैसे क्रिटिकली सोच सकते हैं उसको। अनदर वन इज द कवरेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेप्थ। के सिलेबस कवर करना वो डेप्थ इन डेप्थ पढ़ाने से ज़्यादा बेहतर है। दिस शुड नॉट बी द assumption, these all are the assumptions that should not be occurred in a classroom। और ये टीचर्स की assumptions होती है और इन सबको रिमूव करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स who correctly answer provide definition apply formula demonstrate substantial understanding। और फिर ये assumption होती है वो स्टूडेंट जो आंसर करेक्ट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं फार्मूला और फार्मूला वो इसका मतलब है कि उसको अंडरस्टैंड ज़्यादा अच्छा हो रहा है। स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट बाय वर्किंग अलोन। अनदर assumption इज दिस वन के स्टूडेंट पहले ज़्यादा अच्छे सीखते हैं। तो ये सारी assumptions है which are lies behind uncritically held assumptions। और इन सबको कम मिनिमाइज करने की जरूरत है। Then 21st century teaching assumptions। अब 21st century teaching assumptions क्या है? अगर reflective practitioner है, he understands and values the education focused on higher order learning। अगर एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होगा, एक टीचर रिफ्लेक्टिवली प्रैक्टिस करता होगा, तो वो वेरियस assumptions हैं उनको वो प्रमोट करेगा।
अब वो कौन सी है? स्टूडेंट्स लर्न व्हाट टू थिंक ओनली एज दे लर्न हाउ टू थिंक। स्टूडेंट को क्या सोचना चाहिए ये उसी सूरत में सीख सकते हैं जब तक हम उनको सिखाएंगे कि नहीं, सिखाएंगे नहीं कि उन्हें सोचना कैसे है। जब हम उनके अंदर एक ये एबिलिटी डेवलप कर देंगे कि उन्होंने सोचना कैसे है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो थिंक आउट करेंगे, कॉन्सेप्ट की लॉजिक को समझेंगे। वन गेन्स नॉलेज ओनली थ्रू थिंकिंग। ये assumption होनी चाहिए कि अगर किसी ने नॉलेज सीखना है तो वो थिंकिंग के थ्रू ही सीख सकता है, अगर वो क्रिटिकली थिंक करेगा। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ ईच स्टूडेंट गैदरिंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, अप्लाइंग एंड असेसिंग इंफॉर्मेशन। जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है उसमें ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है। स्टूडेंट गैदरिंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग, अप्लाइंग एंड असेसिंग इंफॉर्मेशन। गैदर करना, एनालाइज करना, उसे सिंथेसाइज करना, फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना और फिर इंफॉर्मेशन फर्दर असेस करना। देन क्लासेस विद मच स्टूडेंट टॉक फोकस्ड ऑन लाइव इश्यूज। क्या ऐसी क्लासेस जिसमें स्टूडेंट डिस्कशन होती है, वो ज़्यादा लाइव इश्यूज और उनके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कोऑपरेटिव स्किल्स हैं और जो थिंकिंग स्किल्स हैं, इस तरह जब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं टॉपिक, तो एक माइंड की जगह ज़्यादा माइंड काम कर रहे होते हैं एक टॉपिक पर। यहाँ पर एक टॉपिक पर एक माइंड ने काम करना है, वहाँ पर एक टॉपिक पर 5-10 माइंड एट अ टाइम काम करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका आउटकम अच्छा निकलेगा। The student gain significant knowledge only when they value it. स्टूडेंट सिग्निफिकेंट नॉलेज तभी सीख सकते हैं जब उसको वैल्यू देंगे, उसकी कदर करेंगे, उसको एक स्टेटस देंगे। इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड सो एज टू बी अंडरस्टैंडेबल, और जो इन्फॉर्मेशन टीचर प्रेजेंट कर रहा होता है टू द स्टूडेंट, दैट शुड बी इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, दैट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग द स्टूडेंट्स। द डेप्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन कवरेज, और इसमें जो assumption होनी चाहिए कि डेप्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन कवरेज। Student can often provide correct answer, repeat definitions, apply formula while not understanding. Another one, students learn best by working together. जब स्टूडेंट को ग्रुप एक्टिविटीज दी जाए तो वो उससे ज़्यादा अच्छे से लर्न करते हैं। द पैराडाइम शिफ्ट, व्हाट इज पैराडाइम शिफ्ट? पैराडाइम शिफ्ट पहले ये था डायरेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग था, डायरेक्टिव एजुकेशन थी, जिसमें डायरेक्ट बस सिलेबस स्टूडेंट्स को बता दिया, स्टूडेंट को पढ़ा दिया, दैट्स ऑल। बट मॉडल ऑफ जो पैराडाइम शिफ्ट है विच इज टूवर्ड्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग में कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की बेस पर। तो रियलिटी, व्हाट आर द बेसिक चेंजेस दैट मस्ट बी मेड टू इफेक्ट दिस शिफ्ट? कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो जरूरी है कि वो डायरेक्टिव से क्रिटिकल मोड ऑफ एजुकेशन की तरफ शिफ्ट करे इस पैराडाइम को। नंबर वन, रिकंसीव द करिकुलम, करिकुलम रिकंसीव किया जाए। सेकंड, करिकुलम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल लाइफ। इंस्ट्रक्शन राइजेस फ्रॉम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन देम। जब हम गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो इंस्ट्रक्शन उससे राइज करती हैं। रीडिजाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। उसके अलावा टीचर्स हैव नो टाइम टू फोकस ऑन हायर ऑर्डर लर्निंग। टीचर के पास टाइम ही नहीं होता कि वो हायर ऑर्डर लर्निंग की तरफ के बारे में भी कुछ सोचे या फोकस करे। इसलिए दिस इज द बेसिक एंड द मोस्ट बेसिक आइडियाज एंड इश्यूज विद द कंटेंट एरिया कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इससे वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा लॉन्ग टर्म एवेल्युएशन अगर टीचर्स करते हैं, प्रॉपरली रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करके लॉन्ग टर्म एवेल्युएट करते हैं अपनी टीचिंग को, अपने जो प्रैक्टिस है उसको, तो वो इस जो क्रिटिकल जो ये पैराडाइम है डायरेक्ट टू क्रिटिकल मोड ऑफ एजुकेशन की तरफ वो शिफ्ट कर सकते हैं। Then reflective practitioner has a opportunity to place a major emphasis on a detailed formulation of philosophy, highlighting the essential role of thinking। जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो डिटेल फॉर्मुलेशन, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक, रीजन पर फोकस करें और उसको स्टूडेंट्स को कन्वे कर सकें। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के अंदर ये एबिलिटी होती है इफ ही इज रिफ्लेक्टिंग इफेक्टिवली। हाउ डज दिस ट्रांसलेट फॉर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के लिए हम ये कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हायर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर। हायर ऑर्डर लर्निंग क्या करेगी? मल्टीप्लाई करती है कंप्रीहेंशन को, इनसाइट लर्निंग को, जो आपकी सीखने की काबिलियत होती है उसको मल्टीप्लाई कर रही होती है। जबकि लोअर ऑर्डर क्या करती है? मेमोराइजेशन एंड परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्रेजुडिस। ये आपकी मेमोराइज और परफॉर्मेंस को मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रेजुडिस से मल्टीप्लाई कर देती है। मीन्स आप नेगेटिव आप इम्प्रूवमेंट के बजाय डिस इम्प्रूवमेंट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। हायर ऑर्डर लर्निंग क्या करती है? स्टिमुलेट करती है, एम्पावर करती है आपको, जबकि लोअर ऑर्डर डिस्करेज करती है और लिमिट करती है लर्नर को, लर्नर की लर्निंग को लिमिट कर रही होती है, रोक रही होती है। So finally, good teaching focuses on high content, basic ideas, and issues taught in ways which actively engage students' reflection and thought. This was all for today's lecture. Inshallah, the next lecture will be the last one of this book.
मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।